नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी। आज हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी और स्वाति मालीवाल के बीच जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है। ध्रुव राठी ने एक 2.5-3 मिनट का एक वीडियो अभी जारी किया था। स्वाति मालीवाल का नाम आपने सुना होगा, जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं। बड़ी जुझारू, बड़ी दबंग, लेडी सिंघम उन्हें कहते हैं, ऐसी उनकी ख्याति है, क्योंकि वो बड़ी बेखौफ, निर्भीक और महिला हितों के पक्ष में लगातार दबंगई से आवाज़ उठाती रही हैं। 3 बार 9 साल तक वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। केजरीवाल जी की बहुत नज़दीकी और शुरुआती दौर की साथी हैं। इन दिनों वो चर्चा में हैं। लगभग पूरा देश सोशल मीडिया से जो भी परिचित है वो जानता है कि उनके साथ जो सीएम का जो निवास है शीश महल केजरीवाल, वहाँ जो मारपिटाई हुई, विभव जिसमें उनके केजरीवाल जी के जो पीए हैं वो फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, कस्टडी में है और मामले दर्ज हो गए हैं दोनों तरफ से। दोनों के आरोप हैं, वीडियो भी बाहर आ चुके हैं। अब ध्रुव राठी ने जो उस पर वीडियो जारी किया, उसको लेकर स्वाति मालीवाल जी ने ध्रुव राठी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और स्वाभाविक है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको रेप की, उन्हें मारने की, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं सोशल मीडिया पे। सब कुछ संभव है। जब दिल्ली में पूरे मेट्रो में पर्चे लग सकते हैं कि केजरीवाल को ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, पर्चे क्या, बल्कि आप ही बताइए कि पिछले 1.5-2 महीने में, 1 महीने में करीब करीब अस्पतालों में, स्कूलों में, एयरपोर्ट्स पे बम रख दिया है और उसकी वजह से फिर पूरी की पूरी ड्रिल होती है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, अस्पतालों से वो कर दिया गया। तो जब वो सब कुछ हो सकता है और उसके बाद पता चलता है, तो सोशल मीडिया पे तो तमाम तरह के लोग हैं, वहाँ तो ट्रोलर आर्मी बैठी है पूरी की पूरी। और जब मामला दिल्ली पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन में है तो तथ्य पता कर ही रहे होंगे। ध्रुव राठी जी ने जो कहा है वो कोई ऐसी नई बात तो उन्होंने कही नहीं, वो तो पब्लिक परसेप्शन में है ही। किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो सही दिमाग का है, जिसकी थोड़ी सी भी दिमाग काम करते हैं, मतलब उसे, तो उसके मन में वही प्रश्न होंगे जो ध्रुव राठी ने कहा है। बाकी वैचारिक रूप से अब कोई भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर आर्मी में हो, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, तो वो भी 2 ओपिनियन है उसकी। एक वो जो निजी तौर पे बात कर रहा है, एक जो वो सार्वजनिक तौर पे बात कर रहा है। सार्वजनिक तौर पे तो उसको वही कहना है जो उसे कहा गया है ऊपर से, जो उसको पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से उसको सूट करता है। कल तक यही स्वाति मालीवाल उनकी दुश्मन थी। कल तक यही स्वाति मालीवाल जब सड़क पे प्रदर्शन करती थी, तब अब इस तर्क को भी, अभी वो जो पूरे उस विचारधारा वाले लोग हैं ना, वो अब इसको खंडित करेंगे। वो बताएंगे कि मतलब मेरी इंटीग्रिटी, मैं भी उसी गैंग का हिस्सा हूँ। बहुत सामान्य बात है, क्योंकि इस समय दिमाग नहीं लगाना है, इस समय सिर्फ विरोध करना है। उनके अपने साथ ये घटना हो जाए, और बहुत लोगों के साथ होगी, उनके अपने परिजनों के साथ, घरों में भी झगड़े होते हैं, देवर भाभी के, सास बहू के, ये अगल बगल के पड़ोसियों के, मित्रों के, परिवारों के, प्रॉपर्टी को लेके, दूसरी चीज़ों को लेकर, तो उस सब झगड़ों में जो चीज़ें होती हैं वो हमने देखी, इसी समाज में रोज़ उठती हैं। मुकदमे देख लीजिए, पूरी अदालतों में भरे पड़े, केस देख के उठा के देख लीजिए, तो कोई ऐसी बड़ी वो तो बात हो नहीं गई। हाँ, इसकी कौन सार्वजनिक रूप से इसको जस्टिफाई करेगा कि किसी भी महिला के साथ, वो स्वाति मालीवाल जी की बात नहीं हो रही हो, कोई भी महिला हो, वो किसी भी दल की हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ी हुई हो, उनके साथ ऐसी घटना होगी तो उससे कोई भी सही नहीं ठहराएगा। यहाँ तक कि अगर ये भी स्थापित हो जाए कि गलती महिला की है, अगर ये भी स्थापित हो जाए, बहुत सारे मामले न्यायालयों में ऐसे आए हैं जहाँ पर ये पता चला है कि अमुक महिला ने, आरोप लगाने वाली महिला ने, किसी वजह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, दुश्मनी से, पैसे के लोभ में, षड्यंत्र के तौर पे उसने जानबूझकर महिला होने का नाजायज फायदा उठाया, और ये पुलिस में या अदालत में स्थापित हुआ, सजा भी हुई है। ठीक है, वैसी भी अपने पास बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसके बावजूद भी
जो चित्रण किया गया है या जो आरोप लगाए गए हैं कि इतना निर्मम तरीके से मारा, उसे कौन सही ठहरा सकता है। अब डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस में आप देख लीजिए, पति पत्नी के बीच होती है, पिता पुत्री के बीच में होती है, भाई बहन के बीच में होती है, और भी रिश्तों के अंदर होती है। ये तो सबको पता है। हम जिस तरह की सभ्यता है हमारे यहाँ, तमाम उसमें रोज़ अखबारों के अंदर आप खबरें पढ़ते हैं, टीवी चैनलों के अंदर आप खबरें पढ़ते हैं, किस किस स्तर की चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें अप्रत्याशित क्या है भाई? बड़ी सीधी सी बात है कि दो लोग हैं, विभव कुमार ने क्यों मारा ये तो विभव कुमार ही बताएंगे अगर वास्तव में उन्होंने मारा है। पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन में तथ्य आए, उसने स्वाति मालीवाल जी की जो पूरी की पूरी थ्योरी थी, जो उन्होंने पूरा का पूरा एक नरेटिव, जो उन्होंने पूरा का पूरा एक कहानी बताई थी, उसे बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया। अब किसी को उतनी सहानुभूति उनके साथ नहीं है, भले ही वो लोग भी जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक मकसद के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सबको पता है, वो स्वाति मालीवाल को भी खुद पता है कि इस लड़ाई में जो भी उनकी लड़ाई है उसके कारण अभी वो बता नहीं रही है। उनसे 2-3 इंटरव्यू उनके आए, इंडिया टीवी पे इंटरव्यू आया, नविका कुमार जी के साथ उनका इंटरव्यू आया, ANI को वो दे ही चुकी हैं, और वो पहली नज़र में समझ में आ रहा है कि वो इंटरव्यू क्यों दिए गए हैं, किस मकसद से दिए गए हैं, उसकी टाइमिंग। उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अचानक पॉपअप हुए वोटिंग से एक दिन पहले, और उनको तो जितने भी प्लेटफॉर्म थे, मैडम ने उनको बताया, उन्होंने केजरीवाल जी के ऊपर एक और किया, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि नहीं हमारे वैचारिक वो थे, लेकिन ये महिला के सम्मान की लड़ाई है। अब इनमें से किसी से भी कोई ये पूछे कि भाई वो जो आनंद बोस जी हैं गवर्नर वहाँ वेस्ट बंगाल के, उनके पर सिलसिलेवार लग रहे हैं आरोप, उस पर किसी ने बोला, किसी ने पूछा कि वहाँ के पीड़ित पक्ष की महिलाओं से बात करके किसी वेस्ट बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने, या जो महिला आयोग की स्वयंभू यहाँ की इतनी सारी बड़े संगठन है, या वो लोग जो तमाम सोशल मीडिया पे या पब्लिक डिबेट्स में या मीडिया डिबेट्स में स्वाति मालीवाल वाली घटना को लेकर के केजरीवाल को खंडित और वो करते घूम रहे, उनमें से किसी ने पूछा? तो बेसिकली सब अपनी जॉब जो है ना उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे वो स्पोक्स पर्सन हो, चाहे वो सो कॉल्ड नेता हो, वो सब अंदर से जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस्तेमाल है, ये इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, उन्हें भी पता है। रही बात घटना की, तो घटना के अंदर 20 झोल निकाले जा सकते हैं, और वो कोई भी, खास तौर पे इनके मामले में तो इसलिए निकलेंगे कि भाई आप कोई खुद ही अपने मुँह से आपने डेटा दिया कि 1-1.5 लाख मामले अब तक निपटा चुकी हैं, मणिपुर जा चुकी हैं, सबको जानती हैं अंदर बाहर। तो ये तो मुद्दे ही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप वहाँ बिना अपॉइंटमेंट के गई थी या अपॉइंटमेंट के साथ गई थी। ये तो जब लड़ाई हो जाती है, जब मामला बिगड़ जाता है, उसके बाद ऐसा ही होता है। दहेज के मामलों में भी ऐसा होता है, शादी के बाद भी ऐसे ही होता है, दूसरे परिवार के और दोस्ती के मामलों में भी ऐसे ही होता है। कल तक जब सब रिश्ते सामान्य थे तो सब कुछ सामान्य होता है, जब रिश्ते असामान्य हो जाते हैं और जब बात कोर्ट कचहरी पुलिस कानून के दायरे में जाती है, तो वहाँ हर बात कानूनी दृष्टिकोण से लिखी या लिखवाई जाती है। वकील समुदाय को विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना आप भी जानते हैं कि जब वकीलों के दायरे में आती है बात, तो फिर वकील जानते हैं कि किस वाक्य को लिखने से उसके कानूनी मतलब क्या होंगे, क्योंकि उनको कल जाकर के मामले को वहाँ पहुँचाना है, इसलिए वो बहुत सारी बातें उस तरह से लिखवाई जाती हैं। वरना जो सहज भाव से अगर बात करेंगे तो सहज भाव से तो उनकी स्टोरी खंडित दिखती है। जैसा उन्होंने बताया, उनसे भी कोई ये सवाल पूछेगा ना, या पूछना चाहिए किसी को, किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं उनसे कि भाई आपने जो है FIR में तो ऐसा नहीं लिखा आपने कि ये विभव को आपने भी गाली दी थी, FIR में तो आपने ऐसा नहीं लिखा कि मुझसे सुरक्षा कर्मियों ने बाहर जाने के लिए कहा, विनय की, अनुनय की। वहाँ तो आप चौड़ी हो रही थी उनके ऊपर, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर। और वो जो सुरक्षा कर्मी है वो केजरीवाल जी की कोई पर्सनल सिक्योरिटी थोड़ी, वो उन्हें मिली हुई सिक्योरिटी है। जो भी उनका घेरा है Z+ का या जेड सिक्योरिटी का, वो लोग हैं ना, उसमें महिला सुरक्षा कर्मी है, पुरुष सुरक्षा कर्मी है, वो सरकारी नौकर है, उनके सर्विस रूल्स हैं, उनको भी अपने डायरी में एंट्री करनी पड़ती है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली पुलिस को पता नहीं है और किसी पुलिस को पता नहीं है सुरक्षा कर्मियों को क्या प्रोटोकॉल होता है, कैसे होता है।
अगर 112 नंबर की डायरी होती है तो क्या हर केस में पुलिस इसी तरीके से डायरी देती है, मीडिया को रिलीज कर देती है? दूसरे किसी मामले में तो आप लेके दिखला दो, अगर पुलिस से मिल जाए तो आपको डायरी। इसको बेवकूफ़ बना रहे हो, सबको पता है। लेकिन बात यह है कि असल में आज के संदर्भ में महिला के बारे में बोलेंगे तो आपके ऊपर तुरंत मेल चाउनिस्टिक पुरुष पितृसत्तात्मक समाज का आप हिस्सा बन जाएंगे। वो महिला पत्रकार या वो महिला कमेंटेटर जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए भी ये बड़ा असहज मामला है। उनके लिए भी ये आसान नहीं है कि वो सामने आके स्वाति मालीवाल की स्टोरी को खंडित कर दें। अरे हमारे यहाँ तो पौराणिक संदर्भ हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई थी ब्रह्मा जी ने, तो इंद्र के साथ उन्होंने रंभा मेनका जी का, मैं आदर के साथ नाम ले रहा हूँ, कोई इसको अन्यथा न ले ले, लेकिन उन्होंने सृजन किया था, विषकन्या का सृजन किया था। अम्बा, अप्सरा, ये जो मेनका, ये तमाम जो अप्सराएं बनाई गई थी, उनके जो प्रोफाइल निर्धारित थे वो आपकी स्टेट की सत्ता की, सियासत की, या उनकी पूरी जो कायनात है या उनकी पूरी जो राजकाज है उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जब कुछ नहीं काम आता था तो वो भेज दिया जाते थे। कोई विश्वामित्र जब तपस्या कर रहा हो और आसन डोल उठे तो उतार दो रंभा मेनका। तो ये तो सृष्टि की अगर हम बात करें तो वहीं से है। अब मैं इसमें कोई इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान के साथ ये बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन संदर्भों की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि इस दौर में सब कुछ संभव है। कोई चीज़ जो है वो षड्यंत्र से परे नहीं है, कुछ भी संभव है। जिस तरह के स्टेक्स हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने हो रही हैं, तो उसके बाद ये राय बनाना केवल इस आधार पर कि एक महिला ने ऐसा कह दिया, उस समझदारी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे जब दो ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हों। अभी तक स्वाति मालीवाल ने या किसी ने भी, किसी भी पक्ष ने उन दोनों वीडियो की सत्यता पर सवाल नहीं उठाए। किसी ने ये नहीं कहा कि ये फेक वीडियो है। एक ही बात कही जा रही है कि पूरे वीडियो नहीं है, ये उसका एक संपादित या उसका एक सेलेक्टेड वो है। फिर ये बात उठ रही है कि जी उन्होंने उसको सबूत को नष्ट कर दिया। आपसे कोई पूछे उसने सबूत को नष्ट कर दिया, आपने पुलिस को क्या रिपोर्ट किया? आपने वहीं क्यों नहीं जमा कराई जब आपके बाहर तो अब तो वीडियो में दिखाई दे रही है ना कि पुलिस की जिप्सी बाहर खड़ी थी, आ गई थी वहाँ पे, तो किसने रोका था आपको? आज आप कह रही हैं कि संजय सिंह का फ़ोन आया था, संजय सिंह जी ने 2 बार आपको बात की, थाने में जवाब थी। तो मोटे तौर पे क्या निकल रही कि आप भी अपने ऑप्शंस को तोल रही थी। अब ये हो सकता है, एक टीम में सारे ही लोग तो एक जैसे नहीं होते। क्रिकेट की टीम में भी, राजनीति में भी, सब जानते हैं क्या राजनीतिक दलों में गुटबाजी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में गुट नहीं है? किसको नहीं मालूम है? कल्याण सिंह से लेकर के पुराने उठा के देख लीजिए, प्रमोद महाजन, कल्याण सिंह, दुनिया भर के नाम मतलब बताए जा सकते हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात है कि किस तरह से चीज़ें प्लांट होती हैं, किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। जगजीवन राम की अगर आपको कहानी याद हो, जब जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनने का उनका मौका था, 2-3 मौके ऐसे आए थे, एक मौका बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, तो उनके पुत्र थे सुरेश राम। राशिद अलवी साहब जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनका घर डिफेंस कॉलोनी में हुआ करता था, वहाँ उनका निधन हुआ था या उनकी मृत्यु हुई थी सुरेश राम जी की। लेकिन सुरेश राम जी क्यों चर्चा में आए थे? वो चर्चा में आए थे कि उनका प्रेम संबंध एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से, जो बाद में शिक्षिका भी बनी, उनसे था। और उनके बारे में उनके नग्न चित्र, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, मेनका गांधी जी की पत्रिका थी। हमारे राहुल देव जी, जो आज तक वाले जो राहुल देव जी हैं, कम लोगों को शायद याद होगा, पुराने लोगों को तो पता है, वो उस पत्रिका के, सूर्या नाम था उस पत्रिका का, उस पत्रिका के संपादक थे। उस पत्रिका में मुख पृष्ठ में भी और अंदर भी उस जमाने में वो सारे फोटोग्राफ, न्यूड फोटोग्राफ तब छापे गए थे। तो कैसे लिए गए होंगे? आज की तरह के मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आज की तरह के सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं होते थे। ये तब की बात है जब जगजीवन राम बाबू जी का कहा जाता था। तो पुराने लोगों से आप पूछिए तो ये सत्ता के अंदर ये सब घात प्रतिघात, ये तो पुरानी कहानियाँ हैं। किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन करना हो सबसे आसान होता है। प्रमोद महाजन जी जो दिवंगत हुए, मैं तो महाराष्ट्र से जुड़ा रहा हूँ, लोकमत में काम किया है, लोकमत समूह में, उस अखबार में काम किया है जहाँ प्रमोद महाजन जी के बहुत ही भाई वो वहाँ उनके रहे, ट्रस्टी वो सारे लोग थे। मैं तो उस अखबार में भी काम करके आया हूँ।
उस दौर से उनको जानता हूँ जब, अभी तो वो तीनों लोग नहीं हैं दुर्भाग्य से, ना गोपीनाथ मुंडे हैं, ना शरद राव कुलकर्णी हैं जो महाराष्ट्र के महासचिव हुआ करते थे, जो आज के भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, महाराष्ट्र से जो आए हैं, वो उस ज़माने में वहाँ प्रचार का काम देखते थे। तो उस दौर की भी सारी बातें सबको पता है कि राजनीति में किस तरह से इस्तेमाल, कैरेक्टर असैसिनेशन एक ऐसी चीज़ है, और उसमें महिला का एंगल डाल दीजिए तो और ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग मूल रूप से हिपोक्रेट हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं समाज के तौर पे भी। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। जो ध्रुव राठी ने कहा है वो कोई भी ऑब्जेक्टिव माइंड का व्यक्ति ऐसे ही रिएक्ट करेगा जो पब्लिक डोमेन में वीडियो या सबूत या जानकारी उपलब्ध है, उससे यही राय बनेगी, दूसरी राय नहीं बन सकती। एक बड़ा झोल, एक बड़ा शक, एक बड़ा सवालिया निशान उस पूरी थ्योरी पर, उस पूरे नैरेटिव पे, उस पूरे बयान पे, उस पूरे चित्रण पर जो कि स्वाति मालीवाल जी ने खड़ा किया है, और उसमें निशाना लगाने का जो पूरा है कि अरविंद केजरीवाल को उसमें घेर लो। अगर मान लीजिए एक दल में सैकड़ों लोग काम करते हैं, हो सकता है कि किसी की पर्सनल कुछ हो रही हो, उनके बीच मार पिटाई हो गई हो, तो उसका सीएम से क्या लेना था? और सीएम के ऑफिस में भी सीएम के घर का एक कमरे का घर है क्या? सीएम निवास का एक कमरे का घर होता है? यहाँ तो नेताओं के घर में आत्महत्याएं भी हुई हैं, हत्याएं भी हुई हैं। एमपीज के घर में क्या क्या नहीं हुआ, मुख्यमंत्रियों के घर में क्या क्या नहीं हुआ, या और दूसरे लोगों के घर में क्या क्या नहीं हुआ, तो क्या करें बताइए? मतलब उघाड़ने बैठे अगर, तो किसकी बचेगी? किसी की नहीं बचेगी। हमारे ही इंटरव्यू में, मैं भी उसकी टीम का था जिसमें सबसे बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता, हम भी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा था कि कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं। और एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री जो राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत मुखर थी, उनका दूसरे एक प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े, उनके साथ संबंध थे, उन्होंने स्वीकार किया, स्वयं स्वीकार किया कि हाँ मेरे संबंध थे, और मैंने उसके बाद मेरे गुरुजी ने मना किया तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया। और मैं, अब ये निजी बातें हैं, इनकी चर्चा यहाँ इसलिए नहीं की जा रही है, चर्चा इसलिए की जा रही है कि राजनीति में एक निजी जीवन होता है, दूसरा जीवन होता है। यहाँ जो पूरी कहानी नैरेटिव बनाया गया, सुनीता केजरीवाल जी का नाम उसमें डाला गया, पति पत्नी और वो, इस तरह के संदर्भ निकाले गए, और ये सब मड स्लिंगिंग कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किसने की? स्वाति मालीवाल को मोहरा बना के या उनके कंधे पर, स्वाति जी के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था, निंदनीय है। कारण क्या है वो हमें नहीं पता, वो तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। तो अगर केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं कि भाई जांच होने दो और उसमें जिसकी जो गलती होगी उसको, तो क्या गलत है? क्या करे? मतलब वो क्या अपेक्षा थी, मतलब स्वाति केजरीवाल जी से? वो मतलब विभाग को वहीं मारपिटाई कर दे, कुटाई कर दे, या मीडिया ट्रायल ही कर दे, जैसा वहाँ मीडिया के स्टूडियो में हो रहा है कि आप अभी फैसला दोगे? कैसे हो सकता है? लेकिन एक औचित्य नाम की चीज़ होती है, एक तार्किक बुद्धि होती है कि हम जब बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, जहाँ पब्लिक ओपिनियन ड्राइव हो सकती है, टाइमिंग देखिए, चुनाव सिर पे है, उसमें इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, करेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बात, अरे भाई तुम क्यों गई थी, कैसे गई थी, तुम उस पार्टी की सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, 2 महीने पहले उसी पार्टी ने तुमको बनाया राज्यसभा सदस्य, तो और क्या करे वो? हर पार्टी में गुट होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि स्मृति ईरानी जी को तो मंत्री बना दिया और बाकियों को नहीं पता। बहुत सारी ऐसी महिला नेता होंगी जिनको ये शिकायत हो सकती है ना। तो आपस की गुटबाजियां होती हैं हर पार्टी के अंदर, कोई कारण रहा होगा क्या? एक पक्ष है ना, दूसरा पक्ष तो भी सामने आया नहीं। लेकिन पूरा पेंट कर दो और पूरा मीडिया लग गया सारा, आपको लगता है ये अपने आप हुआ था? एक बार इसी मीडिया ने आनंद बोस जो बंगाल के गवर्नर हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं, उनकी किसी पीड़िता की कोई बातचीत आई सामने? कहीं आपने सुना कि ये जो बात उठ रही है कि वो गवर्नर हैं इसलिए व्यभिचार अगर साबित हो जाए, गवर्नर को इम्यूनिटी होती है, हमारे संविधान में ऐसा नियम है कि उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती गवर्नर के दौरान, जब तक वो गवर्नर के पद पे रहेंगे। तो क्या वो कुछ भी करेंगे? तो कोई संविधान में रास्ता ही नहीं है। अगर ये स्थापित भी हो जाए, साबित भी हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें आई हैं
और एक महिला की नहीं है, दूसरी महिला की है, वहाँ पे भी राजनीतिक रूप से है, बहुत भयंकर रस्साकशी चल रही है। तो कुछ भी कह पाना मतलब ठीक नहीं होगा जब तक कि तथ्य सामने हो। लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में आई है कि पुलिस कंप्लेंट हुई है, दूसरी महिला ने भी दिए हैं, कुछ वीडियो भी साथ में आए हुए हैं, तो क्या किसी और जिम्मेदार आदमी ने, ये तमाम सारे लोग जो खड़े हो गए हैं समाज के नैतिकता के पुरोधा और रखवाले, उनमें से किसी ने एक बार भी जहमत उठाई कि उसकी निंदा की जाए, उसके तथ्य निकाले जाए, उसके बारे में बात की जाए? और राजभवनों में इसके पहले भी वो रहे हैं, परंपरा रही है तत्काल आरोप लगने पर इस्तीफे की। तो ये जो एलजी साहब दिल्ली के मांग रहे थे केजरीवाल जी से, उन्हें किसी ने बताया कि भाई, या किसी ने पूछा उनसे कि यार जरा वहाँ पे भी तो देखो, वहाँ भी तो पता करो? या वो जो वेस्ट बंगाल के जो जज साहब हैं, जिनका प्रमाणित ही हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने, इन्हीं का चुनाव आयोग है जिसके ऊपर इनका नियंत्रण है तो ऑटोनोमस, पता नहीं कहाँ से है लेकिन है, तो कागजों में है, तो उसने एक दिन का बैन लगा दिया, स्थापित कर दिया कि हाँ हमने दोषी माना जो उन्होंने बयान दिया भैया। उस पर किसी ने बोला एक बार भी? तो ध्रुव राठी को जो उन्होंने कहा है वो वही बात कही है जो बहुत सारे शिक्षित और निरपेक्ष, तटस्थ, इंडिपेंडेंट लोगों के मन में जो सवाल होगा उसी की अभिव्यक्ति ध्रुव राठी जी ने की है। बाकी रही बात ये जो धमकी वगैरह की, ये तो आज की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है, इसके साथ तो जीना पड़ेगा। अगर सार्वजनिक जीवन में आप हैं तो ट्रोलर्स और इस तरह के ये जो सब दबाव बनाए जाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रेशर हो या वो, उसका हिस्सा। बाकी रही दूसरी बात, ये उम्मीद करिए कि क्या दिल्ली पुलिस तटस्थ जांच करेगी, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसकी संभावना आज के दौर में, आज के ज़माने में बहुत कम है, लगभग नहीं के बराबर। और ख़ास तौर पे जहां आरोपी एक इतना स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाला, पॉलिटिकली जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली दर्द है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, तो वहाँ क्या किया जाए? इसलिए बड़ा सवाल ये है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर ये जो दीमक लग गई है, ये जो बीमारी लग गई है लॉयल्टी शिफ्ट की और क्विक ग्रेटिफिकेशन की। क्योंकि आप जरा पता करिए आंकड़े, उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगहों पर कितने संख्या में सिटिंग और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं जो राजनीति में कूदने के लिए तैयार हैं, कूद चुके हैं, कितने लाइन से लगे हुए हैं, क्या क्या हो रहे हैं। ये जो लोग थोड़ा खबरों में हैं उनसे पता करिए, जानकारी लीजिए तो समझ में आ जाएगा। नियम ये बनाना चाहिए, वरना सारी व्यवस्था गड्ढमड हुई पड़ी है, इसीलिए खिचड़ी हुई हुई है और बोल नहीं पा रहे लोग। जिन लोगों के टिकट कटे ना, उनसे ज़रा जाके निजी तौर पे बात करिए और पूछिए तो सारी वस्तु स्थिति पता चल जाएगी आपको। बहुत लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं, अभी तो देश को पता ही नहीं है। इस समय तो हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि पता है कि हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ में है कि कब किसका क्या करा देंगे और कितना बड़ा इंतजाम करा देंगे, वो सोच से बाहर है। तो बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हम कोशिश करेंगे कि जो पत्रकारिता की इंडिपेंडेंट आवाज़ होने की जो सबसे बुनियादी अनिवार्यता है, ऑब्जेक्टिविटी, उसको हम खोने ना दें। ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा। जिन लोगों के साथ अब तक काम किया है जीवन में, विनोद दुआ जी, कमलेश्वर जी और भी दूसरे लोग हैं, तो उनकी जो परंपरा है उसको बनाए रखेंगे, ये आपसे वादा है। इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए हमारा चैनल और हमें सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहन दें। यदि आपको हमारी पत्रकारिता, यदि आपको हमारा प्रयास समझ में आता हो तो। नमस्कार।